रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली बुरी तरह से कौंध रही थी। शिमला रेलवे स्टेशन के अंदर इस समय यात्री ना के बराबर थे। कुछ देर बाद शिमला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुक गई। उस ट्रेन में से एक यात्री बाहर निकल कर आ गया। कुछ ही मिनट ट्रेन रुककर वहां से चली गई। उस यात्री ने दो बड़े बड़े बैग पकड़ रखे थे। उसकी नजरें किसी को तलाश रही थी। तभी उस यात्री के कानों में पीछे से किसी पुरुष का भारी स्वर टकराया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर किसे देख रहे हो साहब? यात्री ने जब पीछे की ओर पलट कर देखा तो उसने देखा कि सामने एक बूढ़ा दुबला पतला व्यक्ति खड़ा हुआ था। शक्ल से तो तुम कूली मालूम पड़ते हो। साहब, मालूम पड़ता नहीं बल्कि कूली ही हूँ। मैं इतनी देर से कूली को ही देख रहा था। वो क्या है ना कि रात का समय है और मुझे भारी वजन उठाने की आदत नहीं है। साहब, अपने दोनों बैग मुझे दे दीजिए। अगर आप जैसे बड़े लोगों को वजन उठाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर हम जैसे कूलियों का क्या होगा? क्या इस स्टेशन पर हमेशा से ही रात के समय इतना ही सन्नाटा हो जाता है? वो क्या है ना साहब, ये एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ तो वैसे ही ठंड पड़ती है और इस समय तो बाहर थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिर रही है। तो तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? पापी पेट का सवाल है साहब। ये पेट की भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। बातचीत करने के दौरान यात्री की नजर अचानक उस कूली के पैरों पर पड़ी। यात्री के चेहरे पर डर और दहशत के साए लहराने लगे। उसे अपना हलक सूखता हुआ महसूस होने लगा। क्या हुआ साहब? कौन हो तुम? तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे पैर देखने की, मूर्ख इंसान? भूत प्रेत पिशाच के पैर कभी भी सीधे नहीं होते, उल्टे ही होते हैं। तभी अचानक उस यात्री के कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज टकराई। अगले ही पल उसने अपने आप को रेलवे लाइन की पटरियों के बीच खड़ा पाया। एक ट्रेन तेज गति से आई और उस यात्री को कुचलकर चली गई। इस घटना के 6 महीने बाद दोपहर के 2 बजे का समय था। इंस्पेक्टर करण अपने घर के ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोनों दोस्त राहुल और नताशा काफी देर से इंस्पेक्टर करण से किसी केस के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे। मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है राहुल कि मेरे बड़े भाई ने आत्महत्या की है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है करण? उनकी लाश रेलवे स्टेशन से बरामद हुई थी। राहुल सही कह रहा है करण। आखिर कब तक तुम अपने बड़े भाई के शोक में डूबे रहोगे? जहाँ तक मैं जानता हूँ तो बड़े भाई का ना तो कभी मेरे साथ झगड़ा हुआ और ना ही बाहर किसी के साथ। उन्होंने तो मेरी खातिर विवाह तक नहीं किया। भला वो आत्महत्या क्यों करेंगे? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं इस केस की छानबीन करूंगा। मैं कल मनाली जा रहा हूँ और वहां जाकर मैं इस मामले की जड़ तक पहुंचूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे भाई की मौत को पूरे 6 महीने हो चुके हैं। मुझे लगता है करण सही कह रहा है, क्योंकि कुछ सालों पहले करण की पोस्टिंग मनाली में थी। हो सकता है कि करण से कोई दुश्मनी रखता हो और उसने बड़ी चालाकी से करण के बड़े भाई की हत्या करके आत्महत्या दिखा दी हो। नताशा की बात सुनकर राहुल गहरी सोच में पड़ गया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं और नताशा भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राहुल की बात सुनकर करण ने हामी भर दी। नताशा और राहुल दोनों पति पत्नी थे। वो दोनों करण के बहुत अच्छे दोस्त थे। अगली सुबह करण अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर सीधे मनाली चला गया। वो तीनों दोस्त मनाली स्टेशन पर लोगों से 6 महीने पुराने हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने लगे। पूछताछ करते करते शाम हो चुकी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति काफी देर से उन तीनों को पूछताछ करते हुए देख रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से करण के पास आकर बोला, तुम तीनों कौन हो और इस स्टेशन पर किस व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर रहे हो? मैं काफी देर से तुम सबको परेशान होता हुआ देख रहा हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर करण है। कुछ सालों पहले मेरी मनाली में ही पोस्टिंग थी।
दरअसल 6 महीने पहले मेरे भाई की लाश इसी रेलवे स्टेशन की पटरियों पर मिली थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन मेरा दिल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्या तुम अपने भाई की कोई तस्वीर मुझे दिखा सकते हो? बूढ़े व्यक्ति के कहने पर करण मोबाइल पर अपने भाई की तस्वीर उसे दिखाने लगा। बूढ़ा व्यक्ति उस तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगा। हाँ, मैंने ये तस्वीर कुछ महीने पहले अखबारों में देखी तो थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे भाई ने आत्महत्या नहीं की होगी। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर करण के चेहरे पर सफलता की चमक आ गई। मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि भैया कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। इतना बोलकर करण उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखकर बोला, बोलो, तुम मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो? देखो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, बल्कि इन 6 महीनों में ना जाने कितने लोगों की लाशें इस पटरी पर मिली है, और पुलिस कुछ भी पता लगाने में नाकामयाब हो रही है। मगर मैं जानता हूँ कि उनकी हत्या कौन कर रहा है। तो फिर मुझे जल्दी से बताओ, ताकि मैं उसे अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकूं। भूतों को कैद नहीं किया जा सकता साहब। ये हत्याएं कोई और नहीं, बल्कि एक भूतिया कुली कर रहा है। एक बार मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे देखा था, और मैं डर की वजह से छुप गया था। मेरी बात का विश्वास करो। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर करण का दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, चल यार यहाँ से, वैसे भी मुझे ये पागल ही लग रहा है। करण अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निराश होकर चल दिया। बूढ़ा व्यक्ति चीखते हुए बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो सब, तो अपने घर वापस लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन कि तुम तीनों की लाशें भी इन्हीं पटरियों पर मिले। करण कुछ दिनों तक अपने भाई की आत्महत्या के बारे में मनाली में हर किसी व्यक्ति से पूछताछ करता रहा, मगर जब भी वो किसी व्यक्ति से इस बारे में चर्चा करता, उस व्यक्ति की आंखों में डर और खौफ दिखाई देने लगता। करण अंदर से हार मान चुका था। वो होटल में मुंह लटकाए हुए गहरी सोच में बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि अब हम सबको वापस चलना चाहिए। तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भी इस बात पर विश्वास करने लगे हो? यहाँ पर जो हत्याएं हो रही हैं, वो कोई एक कुली कर रहा है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही कि हाँ, मैं इस बात पर विश्वास करने लगी हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 2 व्यक्ति झूठ बोल सकता है, मगर सारा का सारा मनाली शहर झूठ नहीं बोल सकता। शायद वो स्टेशन का भिखारी सही बोल रहा था यार, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं यहाँ दोबारा आकर इस केस की छानबीन करूंगा। करण और उसके दोनों दोस्त अपने बैग्स लेकर अपनी कार के अंदर बैठ गए। शाम के 7 बज चुके थे, मगर अचानक कार एक जंगल में खराब हो गई, और इत्तेफाक से उस वक्त तीनों के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। कार को ठीक करते करते रात के 12 बज चुके थे। तभी उन तीनों के कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज टकराई। करण, मुझे लगता है हम तीनों को ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए। रहा सवाल इस कार का, स्टेशन जाकर किसी मैकेनिक को फोन कर लेंगे, वो इसे दिल्ली तक ले आएगा। करण राहुल की बात से सहमत हो गया, क्योंकि स्टेशन वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। वो तीनों भारी सामान उठाए हुए आधे घंटे बाद रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए। उन तीनों ने देखा कि रेलवे स्टेशन के अंदर मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंड बढ़ चुकी थी कि तभी इन तीनों ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से उन तीनों के पास आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो शमशान घाट से अभी अभी उठकर वहाँ पर आया हो। कौन हो तुम? आपको क्या लगता है साहब? तुम्हारे पहनावे से तो मुझे लगता है कि तुम कोई कूली हो। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक कूली ही हूँ। लाइए, अपना सामान मुझे दे दीजिए। नताशा को उस कूली की आवाज बड़ी ही अजीब सी लगी। वो धीरे से राहुल की ओर देखकर बोली, मुझे ये इंसान बहुत अजीब लग रहा है राहुल। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तुम्हें लगता है ये भूत प्रेत होगा? उन तीनों ने अपना सामान उस कूली को दे दिया।
वो कूली पैदल स्टेशन के अंदर की ओर बढ़ने लगा। 6 महीने पहले मेरे भाई की लाश यहीं पर बरामद हुई थी और मैंने सुना है कि 6 महीने में बहुत सी हत्याओं की वारदातें भी बढ़ी हैं। क्या तुम हत्याओं के बारे में कुछ जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ साहब। क्या आपने नहीं सुना कि उनकी हत्याएं कोई और नहीं बल्कि एक भूतिया कूली कर रहा है? हाँ, मैंने सुना तो यही है, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई यही है कि उनकी हत्याएं एक भूतिया कूली ही कर रहा है। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भूतिया कुली नजर नहीं आ रहा, सिर्फ तुम ही नजर आ रहे हो। करण की बात सुनकर वो कूली अजीब अंदाज में हंसने लगा। अचानक उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल खून जैसी लाल हो गईं। वो भूतिया कूली मैं ही हूँ साहब, और तुम तीनों को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। उस भूतिया कूली को देखकर राहुल और नताशा पटरियों के बीचों बीच भागने लगे। अचानक करण के कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज टकराई। उस डरावने कूली ने करण का गला पकड़ लिया। करण ने देखा कि एक ट्रेन बिजली की रफ्तार से वहां पर राहुल और नताशा को कुचलती हुई निकल गई। ऐसे मत देखो, उन तीनों को पता ही नहीं कि वो रेलवे लाइन की पटरी पर भाग रहे हैं। वो तो ये समझ रहे थे कि वो बाहर की ओर भाग रहे हैं। कौन हो तुम कुली? अचानक उस कूली का चेहरा एक साधारण व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। मुझे पहचाना साहब? मैं वही कुली हूँ जिसे आपने 2 साल पहले सिर्फ 30 रुपए की खातिर रात के समय मार डाला था। अचानक करण की आंखों में 2 साल पुरानी घटना दौड़ गई, जब उसकी पोस्टिंग मनाली में थी। रात के समय करण मनाली से दिल्ली घर जा रहा था। उसका बैग भारी था। एक बूढ़ा कूली करण से बोला, लाइए साहब, मैं आपका बैग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दूंगा। कूली उस भारी बैग को प्लेटफॉर्म तक ले आया। कितने पैसे हुए? साहब 50 रुपए। क्या 50 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सिर्फ यहाँ से वहां तक लाने के लिए 50 रुपए? साहब ये भी तो देखिए कि कितनी मेहनत का काम है। मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं आपका भारी बैग सर पर उठाकर इतनी दूर तक यहाँ लाया हूँ, उसके लिए मुझे 50 रुपए तो मिलने चाहिए ना। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। लो पकड़ो 20 रुपए और अपना रास्ता नापो। ऐसा मत करो साहब, किसी गरीब के 30 रुपए मारकर आपको क्या मिल जाएगा? जाओ, नहीं देता तुम्हारे 30 रुपए, क्या कर लोगे तुम? हमारी भी यूनियन है साहब, मैं यूनियन से आपकी शिकायत करूंगा। मेरी एक आवाज पर हड़ताल हो जाएगी। हड़ताल तो तुम तब करोगे ना जब तुम किसी को बताने के काबिल रहोगे। इतना कहकर अचानक करण ने एक चलती ट्रेन के सामने उस कूली को धक्का दे दिया। कूली फिर से अपने भयानक चेहरे में आ गया। मेरी लाश कई दिनों तक इन्हीं पटरियों पर पड़ी रही। मैं एक गरीब कूली था ना, इसीलिए मेरी खबर लेने वाला कोई नहीं था। मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। अचानक करण ने स्वयं को रेलवे की पटरियों के बीच में पाया। अचानक एक तेजी से आती हुई ट्रेन करण को कुचलकर चली गई। अगली सुबह करण और उसके दोस्तों की लाशें पटरियों पर मिली और मनाली में यही चर्चा थी कि आखिर इन रहस्यमयी हत्याओं का सिलसिला कब समाप्त होगा। लेकिन उस दिन के बाद से हत्याएं होनी बंद हो गईं। उस कूली ने अपना बदला ले लिया था।